543 सीटें, 7 चरणों का लंबा चुनाव और इन सभी चरणों में एक के बाद एक हमने देखा किस तरह से मुद्दे बदलते चले गए। बहरहाल चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसको एक बड़ी कामयाबी बताया है। चुनाव आयोग का कहना है कि इतने लंबे और ऐतिहासिक चुनाव में 68 करोड़ मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि विपक्ष इसको लेकर एक अलग चिंता दिखाता दिखाई दिया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने पहले से आरोप लगाए हैं कि विपक्ष जैसे ही नतीजे आएगा ईवीएम का रोना शुरू कर देगा। बहरहाल ईवीएम को लेकर और मतगणना को लेकर विपक्ष की अपनी एक सतर्कता है। विपक्ष ने अपने काडर को एक्टिवेट करते हुए कहा है कि मतगणना केंद्रों पर मुस्तैद रहना है और जब तक सभी नतीजे ना आ जाए तब तक वहीं बने रहना है। इस सब के बीच में अलग अलग मतगणना केंद्रों पर जमकर तैयारियां की गई, खासतौर पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। अनआइडेंटिफाइड या वो लोग जिन्हें चिन्हित नहीं किया गया है वो मतगणना केंद्र में प्रवेश नहीं कर सकते। इसको लेकर अभी से चौकसी बढ़ा दी गई है। अब कल लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आने वाले हैं ये महत्वपूर्ण दिन रहेगा और कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, ये इलेक्शन कमीशन ने बताया है। कल सुबह भारत एक्सप्रेस पर सबसे तेज नतीजे आप देखेंगे। मैंने आपको जैसा बताया है कि भारत एक्सप्रेस ने तैयारी की है और हमारे तमाम रिपोर्टर्स अलग अलग जगहों पर हर मतगणना केंद्र पर पैनी नज़र बनाए हुए हैं। यहां से सबसे तेज नतीजे जैसे ही काउंटिंग होगी उसके बाद सबसे तेज नतीजे आप तक पहुंचाएंगे। कल सुबह से भारत एक्सप्रेस पर सबसे तेज नतीजे, फटाफट नतीजे आप देख पाएंगे। दिन भर इसके लिए हमने खास तैयारियां की हैं। वीआईपी सीटों पर भी हमारी खास नज़र है। 100 रिपोर्टर्स इन वीआईपी सीटों पर तैनात रहेंगे। कई बड़े चेहरे हैं जो चुनावी मैदान में हैं, जिनकी सीट्स को लेकर लगातार कई बार गहमा गहमी भी देखने को मिली। इन चेहरों के दम पर चुनाव भी लड़ा गया। ये माना गया कि ये चेहरे सिर्फ अपनी सीट पर नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों को भी प्रभावित करेंगे। वैसे भी कई बड़े चेहरे हैं, इनकी सीट से हम आपको स्पेशल कवरेज भी कल दिखाएंगे। तो लोकसभा चुनाव की सबसे बेहतरीन, सबसे तेज कवरेज के लिए हर बूथ पर हमारे रिपोर्टर्स तैनात रहेंगे। वीआईपी सीटों पर 100 रिपोर्टर्स की पैनी नजर रहेगी, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। दरअसल हमारे तमाम सहयोगी उन मतगणना केंद्रों पर रहेंगे जहां पर बड़े चेहरे चुनाव लड़ रहे हैं। और बड़े चेहरों की जब बात होती है तो कई ऐसे चेहरे रहे हैं, चाहे वो पक्ष की तरफ से हो या विपक्ष की तरफ से हो। हमने देखा है कि इन चेहरों का बड़ा असर रहता है। कई राज्यों में ऐसे चेहरे रहे जिन्होंने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान उस क्षेत्र में हलचल मचा कर रखी, उस राज्य में एक असर बनाया। उदाहरण के लिए मंडी में आपने देखा कंगना रनौत हैं, तो हिमाचल में वो लगातार जमी रहीं। मध्य प्रदेश में इसी तरह से शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री रहे और बाद में फिर अब लोकसभा का चुनाव लड़ते दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ वाराणसी से चुनाव नहीं लड़ते हैं बल्कि पूर्वांचल का जो पूरा क्षेत्र है उस पर एक असर डालते हैं। कई रोड शोज, कई जनसभाएं उनकी होती रहीं। गुजरात में ऐसी कई सीटें हैं, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हों या फिर अन्य कई बड़े चेहरे हों, इनको लेकर लोगों की बड़ी उत्सुकता रहती है। और इसी तरह से अगर बात की जाए तो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दक्षिण के तमाम राज्य, ये वो राज्य हैं जहां से कई चेहरों ने चुनाव लड़ा है। और मतगणना केंद्रों के विषय में जब अभी तक हमने अपने जितने भी रिपोर्टर से बात की है तो उन्होंने ये स्पष्ट तौर पर बताया कि कल के लिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए हैं। यहाँ पर किसी को भी अनधिकृत प्रवेश नहीं दिया जाएगा, सिर्फ आइडेंटिटी कार्ड जिनके पास होंगे उन्हीं को प्रवेश दिया जाएगा। नतीजों से पहले इलेक्शन कमीशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारी बातों पर जवाब दिया। विपक्ष की चिंताएं हों, विपक्ष के सवाल हों, इन पर भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। इससे पहले इलेक्शन कमीशन बता चुका है कि एक ऐतिहासिक चुनाव रहा है और एक बहुत सफल चुनाव रहा है। और नतीजों से एक दिन पहले इलेक्शन कमीशन 2 मायनों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। एक तो ये पारदर्शिता के साथ में हो रहा है, हमारे ऊपर मीम्स बनाए गए हैं, सोशल मीडिया पर कई बातें कही गई हैं। इन बातों पर भी एक जवाब मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से आया। उनका कहना, हम लापता नहीं हैं, हम यहीं हैं, हमारे ऊपर मीम्स बनाए गए। 64 करोड़ से ज़्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। 31 करोड़ महिलाओं ने वोट दिए हैं। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ। G7 से ज़्यादा लोगों ने वोट किया है, यानी G7 में की जितनी जनसंख्या होगी उससे ज़्यादा लोगों ने वोट किया है। जिन्होंने वोट दिए उन्हें सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं। मतदान में कोई हिंसा नहीं हुई, सुरक्षित ये चुनाव रहा है।
तो कुल मिलाकर ये बात सही भी है कि 7 चरणों में जो लंबा चुनाव हुआ उसमें इलेक्शन कमीशन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। और जहां तक राजनीति के अखाड़े की बात है, शुरुआत से ही चुनाव की तारीखों के ऐलान से लेकर अंतिम चरण के मतदान तक इलेक्शन कमीशन के बारे में कई बातें कही गई। तो इस पर भी मुख्य चुनाव आयुक्त अपनी बात रखते हुए दिखाई दिए। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। A world record of 642 million proud Indian voters. This is a historic moment for all of us, for the nation as a whole. 642 ever, anywhere in the world, in any of the electoral exercise. That's what is the number of voters. And this is, just to give you some small statistics, this is 1.5 times of the voters of all G7 countries. देखिए, इलेक्शन कमीशन ने जो काम किया उसके साथ साथ में इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारे आरोपों को झेला भी है और कई ऐसे आरोप रहे जो इलेक्शन कमीशन को भी कई बार नाराज होने का एक अवसर देते हैं। और बात सही भी है, इलेक्शन कमीशन इतनी मजबूती के साथ, इतनी मेहनत के साथ काम कर रहा है और उस पर कोई भी आरोप लगेंगे तो इससे इलेक्शन कमीशन नाराज होगा ही। जैसे कि जयराम रमेश ने कुछ गंभीर आरोप लगाए थे और अब जयराम रमेश से चुनाव आयोग ने जवाब मांगा है। उन्होंने आरोप लगाए थे ईवीएम्स को लेकर, कलेक्टरों से बात की गई है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। और ये जो आरोप लगाए गए, इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि शाम 7 बजे तक सबूत दें आपने जो आरोप लगाए हैं, किस आधार पर ये आरोप लगाए गए हैं। जयराम रमेश के आरोप सचमुच काफ़ी गंभीर हैं। 1 सप्ताह समय मांगने का अनुरोध खारिज किया गया है। जयराम रमेश ने इससे पहले समय मांगा था। इलेक्शन कमीशन ने जयराम रमेश के इस अनुरोध को खारिज कर दिया है। देखिए, ये बहुत ही अहम बात है। कांग्रेस की तरफ से इलेक्शन कमीशन को लेकर कई बार टिप्पणियां की गई और ये बहुत गंभीर था कि जयराम रमेश ने एक ऐसा आरोप लगाया जिसमें यह कहा गया कि कलेक्टरों से खुद गृह मंत्री बात कर रहे हैं, इस तरह की जानकारियां मिल रही हैं। अब ये इलेक्शन कमीशन ने इसको बहुत गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की कोई बात है तो आपको सबूत पेश करने चाहिए कि किस आधार पर आपने इस तरह के आरोप लगाए हैं। इन्हें एक अनर्गल और गलत आरोप बताया गया है। साथ ही साथ शाम 7 बजे तक ये जो आरोप लगाए हैं इनके सबूत पेश करने को कहा गया है। इसकी मियाद बस खत्म होने वाली है, 1 घंटे का समय है। इससे पहले 1 हफ्ते का समय जयराम रमेश ने मांगा था, उनके इस अनुरोध को खारिज कर दिया गया है। अब इलेक्शन कमीशन इसको कितनी गंभीरता से लेता है, क्या कुछ होगा, ये तो खैर आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन ईवीएम्स को लेकर और काउंटिंग को लेकर विपक्ष जिस तरीके के बयान दे रहा है, जिस तरह का स्टैंड अभी तक देखने को मिला है, वो सचमुच में विपक्ष की एक निराशा और हताशा को भी दिखाता है। कम से कम चुनाव आयोग का या मुख्य चुनाव आयुक्त का जो गुस्सा है या उन्होंने जिस तरीके से कहा कि आपको शाम तक सबूत देने चाहिए, वो इस ओर संकेत करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने जो भी बातें कही हैं उसमें उन्होंने इस चुनाव को तो ऐतिहासिक बताया, लेकिन विपक्ष के जो लगातार वार हो रहे थे चुनाव आयोग पर, उसको लेकर भी गंभीरता जाहिर की है। और उन्होंने जयराम रमेश को कह दिया कि 7 बजे तक आप जो आरोप लगा रहे हैं उसके सबूत पेश करिए। मुख्य चुनाव आयुक्त ने और क्या कुछ कहा है, उनकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो एक एक करके आपको सुनवाते हैं। पोस्टल बैलेट की जो स्कीम है उसका रूल है 54A, which was introduced in 1964 in the act. उस समय में बहुत सारे पोस्टल बैलेट्स नहीं थे। उस समय में सीनियर सिटीजन्स नहीं थे, PWDs नहीं थे, ETPBS भी उस तरीके का नहीं था। तो धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है और फॉर एन इंक्लूसिव इलेक्शन इट इज नेसेसरी दैट वी एक्सटेंड दिस फैसिलिटी। देखिए, ये मतलब कैसे हो सकता है ऐसा कि लार्ज नंबर में आरओज को इन्फ्लुएंस कर दिया गया है? कैसे हो सकता है देश में? वो जो मैंने जिनकी फोटोज दिखाई थी आपको, जो काम कर रहे हैं पिछले 3-3 महीने से गर्मी में, कोई पूरी कंट्री के 800, 900, 700, 600, 500 लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है? कर सकता है तो बताइए किसने किया, हम उसको सजा देंगे। हम उसको सजा देंगे, हम उसे बताना चाहिए कि किसने किया।
काउंटिंग से पहले बताना चाहिए किसने किया, ताकि उन सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को या जिसने किया उसको हम सजा दे सकें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई अफवाह फैला दें और एक सबको शक के दायरे में ले आए, ऐसा नहीं हो सकता। J&K की जो स्टोरी है वो एक बहुत ही आशा देने वाली स्टोरी है। LWE एरियाज की, मणिपुर की, इन सब जगहों की जो एक ये दिखाती है कि लोग कितना ज्यादा डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करके आगे आना चाहते हैं। आई विश दीज लॉन्ग क्यूज, वो मैंने एक फोटो दिखाया था बच्ची का, वो जो आंखों में चमक थी वोट डालने के समय में, वो बरकरार रहे, लोग आपस में ना लड़ें और जो उन्होंने इच्छा दिखाई है उसको हम बहुत जल्दी पूरा करें कि वो अपनी गवर्नेंस अपने हाथों में लेके अपने से चुन के कर सकें। वी विल वेरी सून स्टार्ट दैट प्रोसेस ऑफ असेंबली इलेक्शंस इन J&K। वी आर वेरी एंथ्यूज्ड। देखिए, अब चुनाव हो चुके हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है एक तरीके से गुजर चुका है, लेकिन अब भी जब तक काउंटिंग नहीं होती विपक्ष के कुछ आरोप हैं। और अब क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं वो चुनाव आयोग के हाथ में हैं, तो चुनाव आयोग पर जो आरोप लगाए गए उस पर मुख्य चुनाव आयुक्त बोल रहे थे। उन्होंने कहा अफवाह नहीं फैलानी चाहिए और जयराम रमेश या विपक्ष की तरफ से जो भी आरोप लगाए गए उसको सिरे से खारिज करते हुए सबूतों की मांग की है। साथ ही साथ पोस्टल बैलेट की गिनती पहले होगी और जम्मू एंड कश्मीर ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि रही है। यूं तो पूरा चुनाव देखा जाए उसको ऐतिहासिक बताया गया है, लेकिन J&K में जिस तरह से मतदाता बाहर निकले, उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, इससे ये बहुत स्पष्ट हो गया कि जम्मू और कश्मीर के लोग भी अब लोकतंत्र की इस महायज्ञ में किस तरीके से शामिल होना चाहते हैं और बहुत जल्दी विधानसभा चुनाव का रास्ता भी इससे साफ होता दिखाई देता है। POK का मुद्दा बड़ा उठा था, उस पर भी जम्मू एंड कश्मीर में जो लोगों का रिस्पांस रहा उसका बड़ा असर पड़ता दिखाई दिया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें रही जो इस चुनाव में देखने को मिली हैं। अब कुछ और चीज़ें आपको बताते, जैसे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 2 कविताएं भी सुनाई। उन्होंने आरोप लगाने वालों के लिए, चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों के लिए, आजकल इल्ज़ामात का दौर बुलंद है, गुलशन की खूबसूरती फूलों से है, माली की बात कौन करता है, तलखियों का बाजार गर्म है, लोकतंत्र में जीत हार जरूरी है, तुम्हारी बात कौन करता है, मंजूर है इल्ज़ाम लगाओ, शर्त इतनी है सबूत साथ हो। ये सबूत वही जो जयराम रमेश से मांगे गए हैं। तो कुछ कविता के अंदाज में, कुछ शायराना अंदाज में मुख्य चुनाव आयुक्त ने इन बातों को रखा। माली की बात कौन करता है, यानी ये बात सही है कि चुनाव आयोग ने जमकर इसमें मेहनत की है, लेकिन चुनाव आयोग पर लगातार हमलावर विपक्ष रहा है। ये अभी की बात नहीं है, पहले भी ये कहा गया था और आपने देखा विपक्षी रैलियों में भी इस मुद्दे को उठाया गया। कई बार जब पैनल पर मेरे साथ कई मेहमान बैठते हैं तो वो भी इस मुद्दे को उठा देते हैं, लेकिन चुनाव आयोग निष्पक्षता के साथ अपना कार्य करता है और वो अपने कार्य को कर रहा है। तभी तो लोकतंत्र के इस महायज्ञ में आज भी अगर विपक्षी नेता भी उत्साहित हैं कल के दिन को लेकर, वो मतदाता जिन्होंने विपक्ष को वोट किया है, जिन्होंने सत्ता पक्ष को वोट किया है, सभी नतीजों को लेकर अगर इंतजार कर रहे हैं तो इसका श्रेय चुनाव आयोग को देना चाहिए और यही खूबसूरती है हमारे लोकतंत्र की। बहरहाल ये जो आरोप लगे, इसमें कविताओं, शायराना अंदाज में क्या कुछ मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, जरा सुनिए। आजकल इल्जामातों का दौर बुलंद है, तलखियों का बाजार गर्म है। आजकल इल्जामातों का दौर बुलंद है, तलखियों का बाजार गर्म है, पंच को पहले ही घेर लो यानी पेशबंदी। जो एम्पायर है उसको पकड़ लो पहले से, पेशबंदी कर लो जिससे वो बोल ही ना पाए। पंच को पहले ही घेर लो यानी पेशबंदी, मंजूर है इल्जाम लगाओ हम पर, शर्त इतनी कि साथ में सबूत भी हो। कैसे हमने 17C बदल दिया, कहां डाटा बदल दिया, कौन सी मशीन में बदल दिया, कौन सा रोल खराब हो गया, कहीं तो एक जगह का नाम बताओ ना भाई, तो बात करेंगे। फिर आगे, मंजूर है इल्जाम तो लगाओ मगर शर्त इतनी कि साथ सबूत भी हो, गोया कोई तो बात है, गोया कोई तो बात है, हर बार मुद्दई वही, कचहरी वही, गवाह कोई नहीं, गम का इलाज, शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। गुलशन की खूबसूरती फूलों से है, माली की बात कौन करता है। गुलशन की खूबसूरती फूलों से है, माली की बात कौन करता है, लोकतंत्र में जीत हार जरूरी है मगर तुम्हारी बात कौन करता है। अभिनंदन हम करते हैं उन सभी का जिन्होंने भीषण गर्मी में, कहीं तूफान में, कहीं पहाड़ पर या किसी नाव में फर्ज अपना निभाया बगैर डिगमगाए, ताकि राष्ट्र का लोकतंत्र रहे मजबूत और तिरंगा लहराए। आप सबको हम सबकी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन। तो ये कविताएं हैं जिन्हें रखा मुख्य चुनाव आयुक्त ने। साथ ही साथ कुछ बड़ी बातें हैं चुनाव आयोग की, वो हम आपको बता रहे हैं।
सबसे लंबा चुनाव ये चला, इतनी गर्मी में चुनाव नहीं कराया जाना चाहिए था। ये देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय और हो सकता है कि आगामी चुनाव में इसका ध्यान रखा जाएगा। ये बात मानी है उन्होंने कि इतनी गर्मी में चुनाव नहीं होना चाहिए था। हमने फेक न्यूज़ रोकी, खुद पर होने वाले हमले नहीं रोक पाए। चुनाव आयोग पर जो हमले हो रहे थे, जम्मू कश्मीर में चुनाव जल्द होंगे, यानी विधानसभा चुनाव की यहाँ पर लगातार मांग उठती रही है। जिस तरह का रिस्पांस लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर के मतदाताओं ने दिया है, उसके बाद विधानसभा चुनाव का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है। जहाँ एक ही कैंडिडेट, वहाँ वोटिंग कराना ठीक नहीं है, ये भी बात कही गई। सिर्फ 39 जगह रीपोल हुआ, 25 बूथ 2 राज्यों के हैं। 2019 में 540 जगहों पर री वोटिंग हुई थी। तो एक कंपैरिजन भी है, री वोटिंग कहीं भी हो ये ठीक नहीं होती है, लेकिन री वोटिंग अगर बहुत कम जगहों पर होती है तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ज़्यादातर जगहों पर शांतिपूर्ण तरीके से निष्पक्षता के साथ में वोटिंग हुई है। झूठा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई, ये बात भी मुख्य चुनाव आयुक्त ने कही। क्या कोई डीएमआरओ को प्रभावित कर सकता है? दरअसल ये जयराम रमेश का वही आरोप है जिसमें उन्होंने कहा कि गृह मंत्री स्वयं जो हैं वो बात कर रहे हैं तमाम कलेक्टरों से। तो इसको लेकर ज़्यादा नाराज़गी या एक तरीके से थोड़ा सा निराशा जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त की बातों में दिखाई दी। और ये बड़ी कामयाबी चुनाव आयोग के लिए है क्योंकि बहुत लंबा ये महापर्व चला, गर्मी थी, बहुत सारे पोलिंग स्टेशंस, वहाँ पर जो कर्मचारी जाते हैं पोलिंग बूथों पर, उनका भी ध्यान रखना, निष्पक्षता और सुरक्षा के कड़े इंतजामात के बीच में मतदान हो, इसका ध्यान रखना। तो कई चुनौतियाँ थी और इस बड़े चुनाव को अंततः संपन्न कराने में चुनाव आयोग सफलतापूर्वक कामयाब रहा, सफल रहा है और इसी के विषय में वो जानकारियां दे रहे थे। आइए इस पर बात करते हैं क्योंकि मुद्दे कई उठ गए हैं। ईवीएम को लेकर ही जैसे एक तो बड़ा मुद्दा उठ गया है। तो मेरे साथ सुनील मिश्रा जी जुड़ रहे हैं चुनाव विश्लेषक के तौर पर, देवकीनंदन मिश्रा जी चुनाव विश्लेषक, राकेश शेट्टी जी जो कि प्रवक्ता कांग्रेस हैं वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और मेरे साथ रुचिका अग्रवाल भी जुड़ेंगे, और मेरे सहयोगी कमलेश भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। वो लगातार पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। तो मैं सबके पास आऊँगा। आपको याद होगा सुनील जी के साथ तो हमने पूरा एग्जिट पोल किया है, तो उनसे अब बातचीत करेंगे जो बयान आ रहे हैं उन पर। और साथ ही साथ में शेट्टी साहब भी हमारे साथ लगातार एग्जिट पोल में बने रहे थे, देवकीनंदन जी भी बने रहे थे। अब मैं तो चाहूँगा कि कल भी हम लोग थोड़ा इस पर बातचीत करें तो और मज़ा आएगा, क्योंकि आपके सारे बयान मेरे पास दर्ज हैं, दिमाग में भी दर्ज हैं और ऑन रिकॉर्ड भी हैं। तो मैं आप लोगों से बातचीत की शुरुआत करता हूं। उससे पहले कमलेश बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, चुनाव आयोग के ऑफिस में ही मौजूद है, उनके पास पहले चलते हैं। कमलेश, ये जो ईवीएम पर मैं पहले भी आपसे बात करना चाह रहा था, समय थोड़ा सीमित था उस समय पर। ईवीएम को लेकर जो पूरा मामला आया है, जयराम रमेश ने गंभीर आरोप लगाया, उनसे सबूतों की मांग की गई, इलेक्शन कमीशन की इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तरीके से इन सवालों के, इन आरोपों के जवाब थे, और एक हल्की नाराजगी भी थी, जिसको नाराजगी बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता, लेकिन कड़े शब्द थे कि आपको सबूत भी साथ में लाना चाहिए। आप लगातार इल्जाम लगाते रहे, मीम्स बनाते रहे। ये ईवीएम का हुआ अभी से क्यों? क्या कोई हताशा जैसी कोई स्थिति दिखती है, या लगातार चुनाव आयोग को भी बार बार कहना पड़ रहा है कि निष्पक्षता है, हमने बड़े शानदार तरीके से चुनाव संपन्न कराए हैं और मतगणना भी पूरी निष्पक्षता के साथ होगी? देखिए, मैं आपसे 2-3 बातें मुख्य रूप से कहना चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन पर जब ईवीएम को लेकर सवाल हुए थे विधानसभा चुनाव के बाद, तो आपको याद होगा कि इलेक्शन कमीशन ने सभी राजनीतिक पार्टियों को इलेक्शन कमीशन इसी दफ्तर में बुलाया था और उनके सामने डेमोन्स्ट्रेट किया था, और यहां तक कि कुछ सोशल मीडिया के जरिए यह दावा किया गया था कि ईवीएम को हैक किया सकता है। तो इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा कहा था कि जो लोग ये दावा करते हैं कि इलेक्शन की ईवीएम को हैक किया सकता है, उसमें जो प्रोग्रामिंग है उसको टेम्पर किया सकता है, तो उनको स्वतंत्र रूप से आने को तैयार है और आके इलेक्शन कमीशन के सामने डेमोन्स्ट्रेट करें कि किस तरह से ईवीएम को हैक किया सकता है। लेकिन किसी ने भी, जिन लोगों ने दावा किया था, कोई भी इलेक्शन कमीशन के दफ्तर नहीं पहुंचा, और इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा डेमोन्स्ट्रेट करके सभी राजनीतिक पार्टियों के सामने बताया था कि ईवीएम को किसी भी प्रकार से टेम्पर नहीं किया जाता। जो प्रोग्रामिंग होती, इस प्रकार से प्रोग्रामिंग किया सकता, उसको एक बार ही प्रोग्राम किया सकता, उसको बार बार प्रोग्राम नहीं किया सकता। अगर बार बार प्रोग्राम करेंगे तो ईवीएम खराब हो जाएगा। तो उन्हें साफ साफ कहा, और यहां तक कि आप YouTube में इलेक्शन कमीशन का वो वीडियो पड़ा हुआ है, जिसको देख करके आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ईवीएम को हैक करना बिल्कुल ना इम्पॉसिबल है। अब रही बात जो इलेक्शन का प्रोसेस पर सवाल उठाया गया, तो आपने ठीक कहा कि पहले इलेक्टोरल रोल को लेकर के सवाल उठाया गया,
ये मामला अदालत में गया, अदालत ने इस मामले को खारिज किया। उसके बाद बारी बारी से तमाम तरह के सवाल उठाएगा, जिसको इलेक्शन कमीशन बारी बारी से जवाब देता है। और अभी रिसेंटली जो जयराम रमेश ने आरोप लगाए हैं उसमें एक दो तथ्यात्मक त्रुटियां हैं। अगर रिटर्निंग ऑफिसर्स को हो, अगर आप कह सकते हैं इन्फ्लुएंस भी करना चाहेंगे, तो रिटर्निंग ऑफिसर सीधे इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शन में काम करता है। जहां तक डीएम की बात कही गई है, वो डीओपीटी कंप्लेंट कंट्रोल करती है, ना कि होम मिनिस्ट्री उनको कंट्रोल करती है। अगर किसी को डीएम को कहना ही होगा तो अधिकारी कहेंगे, यानी डीओपीटी के अधिकारी कह सकते हैं, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं डीएम से, उनको कह सकते हैं। लेकिन किसी गृह मंत्री का इस तरह से किसी डीएम से बात करना, वो भी आउट ऑफ कंटेक्स्ट, चुनाव के समय जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, निश्चित रूप से ये असंभव है। अगर ऐसा नहीं होता है तो जिस बात है, इसी बात को लेकर खुद इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार ने कहा कि अगर आपके पास सबूत है, आप हवा क्रिएट ना करें, आप कंफ्यूजन क्रिएट ना करें। जो इलेक्टोरल प्रोसेस है इंडिया का, जो अब तक का सबसे बड़ा इलेक्टोरल प्रोसेस, जो 67 करोड़ लोगों ने जो मतदान किया, उस पर आप कहीं ना कहीं अप्रीहेंशन कर रहे हैं और पूरे लोकतंत्र को आप सवाल उठा रहे हैं। तो ये नहीं चलेगा और आपको सबूत देना होगा। और शाम 7 बजे तक, अब ये घंटा और हाँ, बस थोड़ा सा ही समय बाकी है। वो जो मियाद दी गई है वो आधा घंटे का लगभग समय बाकी है। इस सबके बीच में राजीव पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी, भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। और मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा, क्योंकि आप गाड़ी में दिखाई दे रहे हैं, तो किसी एक स्थान पर थोड़ी देर के लिए आप थम जाइएगा, वरना कनेक्टिविटी का इश्यू आता रहता है। इस सबके बीच में शेट्टी साहब ये सबूतों का क्या करेंगे? जी जी, निश्चित तौर पर मैं जानता हूं आप बने रहेंगे। तो शेट्टी साहब, ये सबूत जो मांगे गए हैं और दूसरा ये जो आरोप लगा दिए जाते हैं, उसके बाद आप देख रहे हैं एक बड़ा इलेक्शन खत्म करने के बाद जब ये उम्मीद करता है इलेक्शन कमीशन की हमारी वाहवाही होगी, उसके बावजूद आरोप जारी रहते हैं, मीम्स बनते रहते हैं, थोड़ी सी एक निराशा भी उनके चेहरे पर मुख्य चुनाव आयुक्त के दिखाई दी। क्या वजह है? इससे कहीं हताशा का आभास तो नहीं होता कि कांग्रेस काउंटिंग से पहले ही एक नैरेटिव बना रही है? तिवारी साहब, मैं तो पहला ये बहुत हैरान हूं, इलेक्शन कमीशन का वाहवाही किस बात के लिए करना चाहिए? जो इलेक्शन वो कंडक्ट कर रहे उसके लिए उनका अपॉइंटमेंट हुआ है और वो अपना काम कर रहे। जिस तरह आप काम कर रहे हैं, मैं काम कर रहा हूं। बहुत कम रीवोटिंग हुई है, बहुत कम जगहों पर रीवोटिंग हुई है। जम्मू एंड कश्मीर में शांतिपूर्ण मतदान हुआ, सुरक्षा की व्यवस्था ठीक रही है, लंबा चुनाव था, गर्मी का इन चीजों की बात कर रहा हूं मैं। वो अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन कोई काम अच्छे से करता है अपना, उसका चिन्हित काम, तो उसकी एक तारीफ की जाती है, एक सामान्य लोकाचार है। तिवारी जी, मेरा एक अनुरोध आपसे ये रहेगा कि मैं मेरा पूरा स्टेटमेंट खत्म कर लूं, उसके बाद अगर आप बात करेंगे तो आपके ऑडियंस। आपने एक सवाल पूछा था, आपने कहा वाहवाही क्यों हुई, एक प्रश्न होता है तो उसका उत्तर देना आवश्यक हो जाता है। अगर आप प्रश्न पूछ के आगे की बात करेंगे तो कैसे काम चलेगा? देखिए, नहीं तिवारी जी, आप मेरे पूरी बात होने, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा, आप प्रश्न मत डालिए, आप अपनी बात कहिए। नहीं, मैं प्रश्न बिल्कुल करूंगा। मैं आपके यहाँ पे काम नहीं कर रहा हूं कि आप बोले वैसे मैं करूं। आप तिवारी साहब, मेरा ये कहना है कि सबसे पहले हमें बहुत सारा सर्कमस्टेंसेस देखना पड़ेगा। अब हम सब ने देखा कि चंडीगढ़ चुनाव, मेयर चुनाव के दौरान क्या हुआ। खुले कैमरा के अंदर किस तरह पोलिंग ऑफिसर ने वोट बदला और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जब डांट लगाई और ये धमकाया कि ये खुलेआम आप कैमरा को देखकर कर रहे और सुप्रीम कोर्ट नजर बना के रखा है, तब जाके उसने अपनी गलती मानी और पूरा का पूरा इलेक्शन रिवर्स कर दिया। ठीक है, वो एक बात है। दूसरी बात, जब इलेक्शन कमिश्नर की बात आती है, जैसे हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, आपके पत्रकार भी जानते हैं, हमारे विपक्ष के प्रवक्ता भी जानते हैं, इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने का प्रोसेस बहुत ही साफ था, एक ट्रांसपेरेंट तरीके से ये होना चाहिए था। और भारत एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसको बिल्कुल सेलिब्रेट करना चाहिए। बट अपॉइंटमेंट ऑफ द कमिश्नर के लिए पहले कैसे था कि प्रधानमंत्री, विरोधी पक्ष नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुझे पता नहीं क्यों, मगर भारत सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस पूरे प्रोसेस से बाहर रखा। कोई बात नहीं, उनके पास अधिकार है, उनके पास नंबर से वो कर सकते, मगर इसी में एक डाउट आता है कि आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस पूरे प्रोसेस में बाहर रखे और विरोधी पक्ष नेता को नहीं रखकर आपने अपने एक कैबिनेट रैंक के कलीग को इस प्रोसेस में रखा। संक्षेप में राकेश जी, देखिए तिवारी जी, में फिर से आप बात कर रहे हैं,
नहीं तो आप मुझे बंद कर दीजिए, मैं चला नहीं नहीं, क्यों बंद कर दे भाई, आपका मंच है, पर मैं चाहूंगा बाकी के भी 4 मेहमान हैं, मैं शामिल कर लूं चर्चा में। आपकी बात मैं समझ गया, एक लाइन में कहूं यही बात, आप बहुत लंबा भी जा सकते हैं और वो सारी चीजें रखी, ऐसा नहीं कि इसमें से कोई बात ना रखी हो। भी जो इलेक्शन कमिश्नर साहब ने जो कविता पढ़ी, व्यंग किया, हम लोग इलेक्शन कमिश्नर को हैज गार्डियन देखते हैं। और जब कांग्रेस पार्टी अपोजिशन में आज है, आज हमारी बैंक अकाउंट सीज है, तो हमारा एक उम्मीद होती है इलेक्शन कमिश्नर के पास कि अगर कुछ हम उनके पास सवालात लेके गए हैं तो इलेक्शन कमिश्नर को उसका जवाब देना चाहिए, हमें सेटिस्फाई करना चाहिए। और हमें जो कारण है, अमित शाह जी ने अगर बात किया है तो क्यों किया, कैसे हुआ, उसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। मगर ये सब छोड़ के अगर आप हमें ही प्रश्न पूछेंगे और उसको कविता में और व्यंग करेंगे, पर आज की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सवालों और आरोपों के जवाब में एड्रेस की गई और उसमें कहा भी गया कि अफवाह फैलाई जा रही है, सबूत दें। आप सबूत दे दीजिए, वो कार्यवाही करेंगे। देखिए, वही तो जयराम रमेश जी ने पूरा बात और तथ्य लिखकर में दिया है, ये कोई ओरल नहीं है। और आप जानते हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर कुछ चीजें दे, हम भी सरकार में रहे तिवारी साहब, ऐसे नहीं कि हम लोग कभी सरकार में नहीं रहे, हम भी रहे, हमारे भी लोग हैं, हम भी जानते हैं कलेक्टर कौन होता है, डेप्यूटी। तो ये इंफॉर्मेशन जब तक रियल नहीं होगा, फैक्चुअल नहीं होगा, तो कोई कंप्लेन नहीं करता। ये कोई हवे में तीरबाजी नहीं मारा। तो फिर सबूत देने में देरी क्यों? हमारे पास सबूत देने के लिए मियाद क्यों मांगी गई है 1 हफ्ते की? देखिए इसलिए हमारा ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन को दोनों पॉलिटिकल पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने उनका अपॉइंटमेंट जरूर किया है, मगर उनको एक साइड नहीं देखना चाहिए, क्योंकि पूरा देश आज के तारीख पे इलेक्शन। ठीक है, अब इसका जवाब तो देखते हैं। जयराम रमेश साहब तो पहले ही 1 हफ्ते की मियाद मांग चुके हैं, अब देखते हैं कि इस पर क्या जवाब आता है और 7 बजे के बाद इलेक्शन कमीशन का क्या स्टैंड होता है। लेकिन राजीव जी, एक तरीके से विपक्ष का ये लगातार आरोप रहा है कि चुनाव आयोग आपके साथ में रहा है। अब अभी तो ये बड़ा गंभीर प्रश्न हो जाता है, क्योंकि एक दिन पहले काउंटिंग के हम इस पर बात करते हैं, तो फिर मतगणना और इसको लेकर विपक्ष का जो स्टैंड है वो बहुत सवालों में आता है। शेट्टी साहब से इस पर बात करेंगे, लेकिन राजीव जी, अभी आपने कई सारी बातें सुनी, कई सारे आरोप जो कि शेट्टी साहब ने लगाए हैं चुनाव आयोग पर और आप पर। देखिए प्रवीण जी, सबसे पहले बात है कि राकेश जी जो कह रहे थे कि अपॉइंटमेंट की जो बात कर रहे थे, आपको याद होगा कि ये जो चीफ जस्टिस को अपॉइंटमेंट कमेटी में जो डाला गया, 3 लोगों की कमेटी में, वो सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर के द्वारा डाला गया और उस ऑर्डर में ही लिखा था कि आप इसके लिए बनाइए कानून, तो कानून बना और उस हिसाब से अपॉइंटमेंट होता है। इससे पहले तो कौन बनाता था इलेक्शन कमीशन को, आपको पता है कि किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी के पैरवी से इलेक्शन कमीशन बनते थे। आज तो एक कमेटी है जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन भी है। क्या इससे पहले लीडर ऑफ अपोजिशन हुआ करता था? तो ये बात लीगल बात थी, मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूं तो मैंने बता दिया। जहां तक दूसरी बात है, इस बार जो चुनाव हुआ उसमें चुनाव आयोग को इसलिए बधाई देने के लिए पात्र है कि केवल वेस्ट बंगाल, जहां पर हिंसा का इतिहास रहा है, उसको छोड़ करके पूरे देश में कहीं से भी कोई हिंसा की खबर नहीं आई। देखिए, तमिलनाडु में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, लेकिन हम वहां पर भी कह रहे हैं कि अच्छा चुनाव हुआ। केरला में हुआ, इसके बाद तेलंगाना में हुआ, आंध्र प्रदेश में हुआ, यह कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। केवल वेस्ट बंगाल, जहां गुंडों को खुली छूट मिली थी ममता बनर्जी के द्वारा, और आपको पता है कि वो गुंडे कौन है और कहां से आए हैं। मैं बता रहा हूं कि सरकार, जब नई सरकार बनेगी और जब वहां अगले चुनाव होंगे, उसके बाद ये सारे गुंडे वैसे ही भेज दिए जाएंगे जैसे यूपी में भेज दिए गए। मैं आपके चैनल पर बात कह रहा हूं, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। तो इसलिए मैं चुनाव आयोग को बधाई का पात्र मानता हूं। अब जहां तक बात है कि जयराम रमेश जी ने कहा कि अमित शाह जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने फोन किया, या तो किसी कलेक्टर का एफिडेविट लाए, या तो उनके पास कहीं हो किसने उनको रिकॉर्ड करके बताया, या तो ये बताएं। अदरवाइज इस एविडेंस से तो पूरी बकवास है कि आप कह दीजिए किसी का, मैं आपके ऊपर आरोप लगा दूंगा या आप मेरे ऊपर कुछ भी कह दीजिए। इसको कोर्ट में या लीगल लैंग्वेज में कहा जाता है कि बाल्ड स्टेटमेंट, बाल्ड, जिसका कोई न सर न पैर। अब कांग्रेस पार्टी ने 1 सप्ताह का समय लिया है। मैं चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी या तो इस बार पूरे देश की जनता से माफी मांगे इस तरीके के बकवास आरोप के लिए, या तो सबूत मुहैया करें। ये दोनों चीजें बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपको याद होगा प्रवीण जी, 2019 के चुनाव में भारत के प्रधानमंत्री को जिस तरीके से पर्सनली अटैक किया राहुल गांधी ने, देश की जनता ने उसका जवाब दिया था। आपको याद होगा कि बीजेपी का हर कार्यकर्ता, मैं भी चौकीदार का नारा क्यों दिया,
क्योंकि एक आदमी जिसको भारत की किसी भी संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है, वो भारत के प्रधानमंत्री को चोर का शब्द, चौकीदार चोर है का नारा लगवाते थे। जनता ने क्या जवाब दिया 353 सीट के साथ? इस बार भी ये यही कर रहे हैं। मेरा कहना है, कहीं भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं कहा है कि चुनाव में कोई धांधली हुई है। अब जब इनको लग रहा है कि चुनाव हार रहे हैं, तब ये नए नए गाने शुरू करेंगे। क्योंकि आप देख लीजिए, पूरे साउथ में चुनाव हुआ है, आपने देखा क्या किसी पार्टी ने कहा अभी तक ईवीएम की बात कहीं से नहीं हुई? क्योंकि इनको लग रहा था कि ये चुनाव जीत रहे हैं। अब क्या हुआ कि जब एग्जिट पोल आ गया प्रवीण जी, और इनको लगा कि इनकी नैया तो डूब चुकी है, तब ये इनको लगा बचना कैसे है, बचाना भी है शहजादे को कि शहजादे चुनाव नहीं हारे। तो इसलिए अब ये नई नई कहानी बनाएंगे। भगवान इनको सद्बुद्धि दे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं प्रवीण जी कि हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूत है, और हमारा लोकतंत्र 1947 से ही केवल मजबूत नहीं है, हमारा लोकतंत्र पहले से है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जब ठीक है, एक चंडीगढ़ की घटना का जिक्र शेट्टी साहब कर रहे थे, लेकिन उसको भी हमारे सिस्टम की वजह से करेक्ट किया गया। ये बात भी सही है, क्योंकि हमारी एक व्यवस्था है, यहाँ पर कोई गलत चीज। जी, एक लाइन बताना चाहता हूँ प्रवीण जी, मैं एक बात बताऊं। बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है ना, उसमें इतने चेक्स एंड बैलेंसेज हैं जिनको संविधान पढ़ना चाहिए। ये तो नारा लगाते थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो संविधान बदल देगी। अब 6 महीने के बाद इनके प्रवक्ताओं को पकड़िए और पूछिए कि कौन सा संविधान बदला है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 साल से मोदी जी के। अब इनको इतने अज्ञानी हैं, इनको यह भी नहीं पता कि संविधान बदलने के लिए कितनी बहुमत की जरूरत है। उतने बहुमत तो मोदी जी के साथ डे 1 से है। कौन सा संविधान हमने बदल दिया? हमने संविधान को मजबूत करने का इस पर पांडे जी बहुत बात हुई है। इसमें ऐसा नहीं कि हमने बहुत इस पर डिस्कशन किया है जब ये मुद्दा उठाया जा रहा था। खैर, अब तो एक दिन है, और ये उससे पहले जो एक मिजाज देखने को मिला, जो एक स्टैंड देखने को मिला, या जिसको इलेक्शन कमीशन ने भी नैरेटिव और अफवाह कहा है, मैं कोट अनकोट कर दूं, क्योंकि ये उनकी तरफ से कहा गया है कि विपक्ष की तरफ से ये अनर्गल आरोप लगाए गए, अफवाह फैलाई जा रही है। इस पर और बातचीत करूंगा, शेट्टी साहब भी निश्चित तौर पर कुछ कहना चाहेंगे, लेकिन मैं पहले दर्शकों को बता दूं कि इस वक्त जो आंकड़े आप देख रहे हैं, इसी अंदाज में कल नतीजे देखेंगे, और ये आंकड़े हैं रोड मैप टू विन और भारत एक्सप्रेस के एग्जिट पोल के, जिसके सीईओ सुनील जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए, उनसे भी मैं बातचीत करूंगा। लेकिन उससे पहले देवकी नंदन जी, आपका एक कमेंट चाहूंगा। अभी आपने कांग्रेस और बीजेपी दोनों प्रवक्ताओं को सुना है, क्या विपक्षी खेमे में एक हताशा की ओर ये निर्देश नहीं जाता है जब एक बार फिर ईवीएम की बात की जाती है, एक बार फिर चुनाव आयोग का मसला खड़ा कर दिया जाता है, यानी मतगणना से पहले ही मतगणना पर प्रश्न चिन्ह लगाना, ये किस तरह का संकेत देता है? नहीं, ईवीएम पर कोई सवाल मुझे लगता है इस बार नहीं खड़ा कर रहा है। अभी तक तो नहीं इस तरह का कोई इशू आया है। ईवीएम को लेकर के पहले ही जब चुनाव शुरू हुआ था, 16 मार्च को जब चुनाव की घोषणा की गई थी, उससे पहले ही कांग्रेस की तरफ से भी इस बारे में डिस्कशन किया गया था, और ये कहा गया था ईवीएम को लेकर के हमको संदेह नहीं है, लेकिन कुछ प्रक्रियाएं हैं उसको लेकर के कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए गए थे। और आज देखिए, बहुत सारे सवाल चुनाव आयोग से हैं। चुनाव आयोग आज चाहे जितनी सफाई दे, लेकिन आज एक गलती कांग्रेस से हो गई। जयराम रमेश ने एक ऐसी बात कह दी कि गृह मंत्री अमित शाह जी जो आरओ हैं, मतलब जो डीएम्स हैं, उनको फोन कर रहे हैं। इसका कोई सबूत नहीं हो सकता। अगर उन्होंने फोन किया होगा तो भी इसका सबूत नहीं मिलने वाला है। यह एक चूक हो गई जयराम रमेश की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, जिसकी वजह से बहुत सारे सवाल खड़े हो गए, और कांग्रेस जो है चुनाव आयोग के सामने जो मुद्दे उठाना चाहती थी वो अब नीचे दब जाएंगे। देखिए, ऐसा है, मैं बहुत लंबे समय से चुनाव को देखता रहा हूं। चुनाव जब कभी भी होते हैं, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, हर पोल के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और पूरा डिटेल बताते हैं। पहली बार इस चुनाव में 2 चीजें हुई। धर्म को लेकर के इतनी सारी बातें हुई। राहुल गांधी ने बहुत सारे झूठे बयान दिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से भी बहुत सारे झूठे बयान दिए गए, धर्म को लेकर के बयान दिए गए, हिंदू मुसलमान किया गया। लेकिन क्या चुनाव आयोग ने किसी को नोटिस जारी किया? नहीं जारी किया। चुनाव आयोग ने एक तरीका निकाला, उनके प्रेसिडेंट को नोटिस जारी किया। जब चुनाव आयोग का नियम है कि अगर मैं भाषण दे रहा हूं तो मेरे खिलाफ नोटिस जारी होना चाहिए, क्योंकि मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूं, तो चुनाव आयोग पर सवाल तो खड़े ही होंगे। चुनाव आयोग, मैं तो ये मानता हूं कि चुनाव आयोग विवादित हो गया है इस बार का। मुझे आप याद करिए 90 से 96 का वो दौर जब टीएन शेषन चुनाव आयुक्त हुआ करते थे,
उसके बाद से लोगों ने जाना कि देश में कोई चुनाव आयोग भी होता है और चुनाव होते हैं। अगर आज टीएन सेशन होते तो क्या इसी तरह का इलेक्शन होता? ठीक है, अच्छी बात है, इलेक्शन हुआ, 64 करोड़ लोगों ने वोट डाला, एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, एक बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत सारा वो है। लेकिन जब कोई व्यवस्था होती है तो उस पर उसको हर चीज को क्लियर भी करना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन को अगर कोई संदेह है किसी को तो उसकी क्लियरिटी होनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने, चुनाव आयोग ने कहा कि हमको इसका डिटेल देने की जरूरत नहीं है फॉर्म 17 की, कहा कि नहीं कहा, लेकिन 24 घंटे के भीतर फॉर्म 17 सीट अपलोड कर दिया। ये क्या है? इसका मतलब कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग भी दबाव में है। और मैं जो समझ पा रहा हूं कि इस इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी जो है, चुनाव आयोग अगर किसी तरह की कोई बात है तो वो न करने पाए, इसके लिए पूरी कोशिश कर रहा है। मैंने इसी पर तो पहला सवाल हताशा वाला पूछा था, मैं आऊंगा दोबारा इस पर, क्योंकि सुनील जी बड़ी देर से हताशा जैसी कोई बात नहीं। पहले ही अगर हम काउंटिंग के पहले ये बात कर रहे हैं कि चुनाव आयोग दबाव में है, तो उसकी निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं और निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। कांग्रेस ऐसा दबाव बनाने की कोशिश कर रही है कि चुनाव आयोग अगर कुछ करना भी चाहता है, जैसे कि लोगों के मन में बहुत सारे संदेह हैं, पूरे, ऐसा नहीं है कि केवल कांग्रेस के मन में है, बहुत सारे वोटर्स के मन में संदेह। नहीं, शक शब्द का इस्तेमाल भी किया मुख्य चुनाव आयुक्त ने, शक शब्द का, डाउट का उन्होंने इस्तेमाल भी किया है। उन्होंने कहा है कि शक कर रहे हैं, कोई इलाज नहीं जी, शक का कोई इलाज नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब, एक मैं आपको 10 सेकंड और लूंगा। मेरे पास कल एक वोटर का फोन आया बनारस से, वो विकलांग है, और जब वो वोट डालने के लिए बूथ पर पहुंचते हैं 1 तारीख को, तो पता चला कि उनका वोट पोस्टल बैलेट से पड़ गया। वो 3 बार गए, बहुत सारी शिकायतें किया, लेकिन चुनाव आयोग, वहां जो चुनाव आयोग का मतलब सिर्फ राजीव कुमार नहीं है। हाँ, मैं समझ गया, एक जो स्थानीय अधिकारी होगा वो भी उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जितने भी प्रिजाइडिंग अफसर हैं वो कोई जवाब नहीं दे पाया। इसका मतलब कैसे पोस्टल बैलेट से वोट पड़ गया, ये एक बड़ा सवाल है। चलिए, महत्वपूर्ण मुद्दा था, इसलिए मैंने आप सभी को थोड़ा विस्तारित तरीके से आप सभी ने अपनी बात रखी, कांग्रेस ने, बीजेपी ने, आपने। सुनील जी को मैं शामिल करना चाहूंगा, उनके ये आंकड़े चल रहे हैं, रोड मैप टू विन के सीईओ हैं वो, और लगातार एग्जिट पोल के दौरान बने हुए थे। कमलेश लगातार खड़े हुए हैं सीईसी के बाहर, इलेक्शन ऑफिस के, चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर, में उनसे भी बात करूंगा। लेकिन सुनील जी, अभी ये जो पूरी एक नई बहस शुरू हो गई है, एक तरफ आपका एग्जिट पोल है जो इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर दर्शक देख पा रहे हैं, दूसरी तरफ कल काउंटिंग होनी है ना, एक्चुअल नतीजे आने हैं। उससे पहले ये वाली बहस क्या विपक्ष की हताशा को दिखाती है? जैसा देवकीनंदन जी कह रहे हैं कि एक दबाव बनाया जा रहा है कि निष्पक्षता बरकरार रहे, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए प्रवीण जी, दो चीजें आप समझिए। 2014 में मुझे लगता है मोदी सरकार आने के बाद कि कुछ समय के बाद से, वो ईवीएम हो या कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन हो, ये दोनों संदेह के घेरे में रहे। लेकिन मेरा नैरेटिव थोड़ा अलग है। अगर विपक्षी पार्टियों का अधिकार है शक करना, आप ये देखिए, विपक्षी पार्टियां अगर शक करेंगी तो सिस्टम मजबूत होगा। इसको किसी गलत नैरेटिव में नहीं लेना चाहिए। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। जीवीएल नरसिम्हा राव की बुक अगर आप पढ़ें, जिन्होंने किस तरह से ईवीएम और इलेक्शन कमीशन के ऊपर तमाम सवालिया निशान उठाते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो इसके आप मुखर देखिए किस तरह होते थे। मुझे लगता है कि अगर विपक्ष शक करता है तो शक करना उसका हक है। शक करना उसका हक है, जिससे सिस्टम में अगर कोई त्रुटि है, वो मैनेज त्रुटि हो सकती है या ऑटोमेटेड त्रुटि हो सकती है, तो उसको सही किया जा सके, एक प्रोएक्टिव सिस्टम को लाया जा सके, चंडीगढ़ मॉडल 2 रिपीट न किया जा सके। तो मुझे लगता है कि ठीक है, हो सकता है कहीं ना कहीं विपक्ष अपने बचने के लिए इसे हथियार के रूप में यूज कर रहा हो, लेकिन मुझे लगता है कि यह लोकतंत्र की मजबूती का एक हिस्सा है। जितना इस पे शक किया जाएगा, अगर इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर को आकर जो कहीं न कहीं जो है जवाब देना पड़ रहा है, तो मुझे लगता है कि यह लोकतंत्र की जीत है। कमलेश, मेरे सहयोगी, लगातार देखिए रिपोर्टर्स जो होते हैं वो कितनी मेहनत करते हैं, पिछले 1 घंटे से नहीं बल्कि सुबह से वो लगातार इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। कमलेश, मैं फटाफट आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, अभी आपने भी पूरी बहस को सुना होगा, इसमें जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं उस पर मैं इलेक्शन कमीशन का स्टैंड, और क्या कहीं पर एक तरीके से सफाई दी गई, या देवकीनंदन जी ने जो कहा कि एक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, और उस दबाव में क्या इलेक्शन कमीशन दिखा, ये जिस निष्पक्षता की बात हो रही है वो प्रश्न क्यों खड़े हुए हैं, और आप काउंटिंग के डे को इन आरोपों के बीच में कैसे देखते हैं? एक आपका कमेंट। देखिए, निश्चित रूप से जब भी जिसकी भी सरकार होती है तो उस पर आरोप लगता है कि इलेक्शन कमीशन उसको फेवर कर रहा है,
और जैसे हमारे एक वक्ता ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने प्रधानमंत्री को नोटिस क्यों नहीं भेजा, तो मैं जानकारी के लिए 11 नोटिस प्रधानमंत्री की इलेक्शन कमीशन की ओर से गए थे दोनों राजनीतिक पार्टियों को मिलाकर, जिसमें इलेक्शन कमीशन आज ही जवाब दिया कि 10 का निष्पादन हो चुका है। ये जाहिर सी बात है कि इस तरह के प्रश्न उठते हैं, लेकिन कहीं न कहीं विपक्षी पार्टी के अंदर में एक एप्रीहेंशन है, एक मन में भय है कि जिस तरह से एग्जिट पोल के परिणाम या रुझान दिखाई पड़ रहे हैं, उससे कहीं न लग रहा है बीजेपी थम्पिंग मेजोरिटी के साथ आ रही है। और उससे लगता है कि अगर जैसा कि विपक्ष का ये आरोप है कि वोटिंग परसेंटेज आपने देखा कि 1 से 3 मतलब तीसरे फेज तक जो वोटिंग परसेंटेज था लगभग 3 से 4% कम हुआ था, उसके बाद चौथे और 5वें फेज में कुछ सुधरा है और कमोबेश जो वोटिंग परसेंटेज है 1% से कम हुआ है। तो ये विपक्ष का ये मानना है कि वोटिंग परसेंटेज जो कम हुआ है वो बीजेपी की जो कैडर है, बीजेपी के वोटर नहीं निकले। तो अगर बीजेपी के वोटर नहीं निकले तो इतना वोट कहां से आ रहा है, एक दिन विपक्ष के मन में ये आशंका है। शायद यही वजह है कि आशंका को लेकर लगातार वो इलेक्शन कमीशन को निशाने पर ले रही कि इलेक्शन कमीशन दबाव में रहे और कुछ अगर इस तरह की संभावना हो तो संभावना को पहले ही नकारा जा सके। इसलिए आपने देखा कि लगातार इलेक्शन कमीशन को निशाने पर रखा गया। अब देखना होगा कल, चूंकि 12 बजे तक पिक्चर क्लियर हो जाएगा, तो क्या विपक्षी पार्टियों की आशंका निर्मूल साबित होगी, ये तो जनता ही बता पाएगी। फिलहाल मुझे लगता है कि एक यही वजह रही है तो इलेक्शन कमीशन पे सीधे निशाने पे लिया गया, कम से कम इंडिया ब्लॉक के जरिए। एक छोटा सा कमेंट राजीव जी, आपका ब्रेक पर जाऊं उससे पहले, लेकिन संक्षेप में, फिर ब्रेक के बाद मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। विपक्ष को पूरा अधिकार होता है, और जीवीएल जिनका जिक्र कर रहे थे सुनील जी, अच्छे मित्र रहे, कई बार पैनल पर वो मेरे साथ बैठे, उनकी जिस पुस्तक का जिक्र कर रहे हैं वो भी ये बात सही है कि जब विपक्ष में आप थे तब आपने भी ईवीएम पर कई सवाल खड़े किए या आपकी तरफ से कई सवाल खड़े किए गए। तो विपक्ष के आरोपों को आप इतना ऑफेंसिवली क्यों ले रहे हैं? आप, उनको अधिकार है, वो संदेह जता सकते हैं। नवीन जी, आपने जो कहा कि जब जीवीएल जी ने किताब लिखी थी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कितने जजमेंट आए इस पर, क्या वीवीपैट ने नहीं के बारे में सुधार हुआ कि नहीं, आपको ये देखना पड़ेगा कि किस प्रकार की परिस्थिति से आज के डेट में जो ईवीएम का पूरा जो प्रोसेस है, कई बार इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप आइए और हैक करके दिखाइए, फिर पूरी दुनिया में बात हुई कि हमारा ईवीएम मशीन किसी भी इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है तो हैक नहीं हो सकता। इसको समझने की जरूरत है। और एक बात और बताना चाहता हूं, जी, इसी कांग्रेस पार्टी ने कुछ दिन पहले हिमाचल में चुनाव जीते, तब इनको ईवीएम से प्रॉब्लम, कर्नाटक में जीते, कर्नाटक में जीते, तेलंगाना में जीते। मेरा ये क्या कहना है, देखिए चुनाव, अभी राकेश जी ने कहा अभी वो विपक्ष में है, कभी हम विपक्ष में थे। देखिए आपको जो जीवीएल जी ने लिखा और जो सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे लोग गए, इससे हमारा डेवलपमेंट हुआ।